Hello everybody, myself Mahima Trivedi and again most welcome to all of you. I hope your study going very well. Today we discuss about previous year question paper 2014. Here solve the questions with current data. So let's start this video. And guys, don't skip this video because this session is very fruitful or helpful for your upcoming exams which is related to geography. शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आचरण परक भूगोल वेलफेयर ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है? विकल्प ए गिलबर्ट व्हाइट, विकल्प बी डब्ल्यू के किर्क, विकल्प सी पीटर गाउल, विकल्प डी यीफू तुआन। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी यीफू तुआन। यीफू तुआन जो है ये वेलफेयर ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर पूछा संबंधित नहीं है। जबकि गिलबर्ट व्हाइट डब्ल्यू के किर्क जो है ये वेलफेयर ज्योग्राफी का सूत्रपात करने में अग्रणी रहे हैं। इन्होंने 1960 के दशक में वेलफेयर ज्योग्राफी का इन्होंने सूत्रपात किया था डब्ल्यू के किर्क। और पीटर गाउल का भी वेलफेयर ज्योग्राफी में विशेष योगदान रहा है। जबकि यीफू तुआन जो थे इन्होंने मानवतावादी चिंतन फलक या ये इन्होंने ह्यूमनिस्टिक शब्दावली का प्रयोग किया था। मानवतावादी पैराडाइम को इन्होंने सामने लाए थे, उसको उजागर किया था। जबकि इन्होंने आचरण परक भूगोल में इनका कोई भी योगदान नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं गिलबर्ट व्हाइट है, किर्क है और पीटर गाउल के अतिरिक्त व्यापक इसको वेलफेयर ज्योग्राफी को व्यापकता प्रदान करने में जूलियन वोल्पर्ट का विशेष योगदान रहा है। इनके अलावा अल्फ्रेड एलन प्रेड या ए प्रेड इनका भी विशेष योगदान था। इनके अतिरिक्त कॉक्स एंड गोलिज ये भूगोलवेत्ता, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो इनको जरूर से नोट कर लीजिए। कॉक्स एंड गोलिज है ए प्रेड, जूलियन वोल्पर्ट, गिलबर्ट व्हाइट, किर्क और पीटर गाउल। इनका जो संबंध है वो आचरण परक भूगोल से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रत्यक्षवाद की मुख्य अवधारणा है? प्रत्यक्षवाद की विकल्प ए अनुभववाद, विकल्प बी नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण, विकल्प सी है दोनों ए एवं बी, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी दोनों, ए और बी दोनों। यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्यक्षवाद क्या है। पॉजिटिविज्म जिसे कहा जाता है, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म किसे कहते हैं? ऑगस्ट कॉम्टे जो थे इन्हें फादर ऑफ पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी, महत्वपूर्ण पुस्तक, पॉजिटिव फिलॉसफी इनकी पुस्तक है। प्रत्यक्षवाद है क्या, आप समझ लेते हैं। प्रत्यक्षवाद का अर्थ जो है वैज्ञानिकता से है, और वैज्ञानिकता में या विज्ञान में क्या होता है? नियम होते हैं, सिद्धांत होता है, परीक्षण होता है, निरीक्षण, वर्गीकरण। ये विशेषताएं किसकी हैं? विज्ञान की है। तो प्रत्यक्षवाद जो है वह वैज्ञानिकता का ही रूप है जिसमें नियम, सिद्धांत, परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण का स्थान दिया जाता है। वहां पर प्रत्यक्षवाद में कोई भी धार्मिक विश्वास, ईश्वरवादी या भाग्यवादी इन विचारधाराओं का कोई भी स्थान नहीं होता है प्रत्यक्षवाद में। और ये जो अनुभववाद है ये क्या है? अनुभववाद विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से संयुक्त करने के प्रयत्न को ही, विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव के साथ संयुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को पॉजिटिविज्म या फिर प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। इस तरह अनुभववाद और नियम, सिद्धांत ये सब अवधारणाएं किसमें आती हैं? प्रत्यक्षवाद में। इसलिए इसका आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में मानचित्रण विधि दी हुई है और सूची 2 में मानचित्र दिए हुए हैं। पहला है आपका सम्मान रेखा, दूसरा वर्ड मात्री, तीसरा है रंगत रेखी या कोरोक्रोमेटिक जिसे कहते हैं, और चौथा है वर्ड प्रतीकी कोरो स्केमेटिक। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। सम्मान रेखा क्या दिखाती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वितरण प्रदर्शित करती है। वर्ड मात्री या जिसे कोरोप्लेथ कहते हैं, कोरोप्लेथ क्या दिखाता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के घनत्व को प्रदर्शित करता है। रंगत रेखी क्रोमेटिक जो होता है ये मुख्य रूप से भूमि उपयोग को, ये भिन्न भिन्न तत्वों को भिन्न भिन्न रंगों के द्वारा प्रयोग करता है, उसके द्वारा दिखाता है। जैसे भिन्न भिन्न तत्व हैं उनको भिन्न भिन्न, जैसे भूमि उपयोग में किस प्रकार से भूमि किस किस जगह यूज हो रही है, उसको जैसे सेटलमेंट है तो उसको अलग कलर से दिखाएगा, कृषि है तो उसको अलग तरह से दिखाएगा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न तत्वों को भिन्न भिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित करता है। प्राकृतिक क्षेत्र है तो उनको अलग तरह से दिखाएगा, राजनीतिक है तो उन्हें अलग तरह से दिखाएगा, अलग कलर से शो करेगा। फिर चौथा है यहाँ पर वर्ड प्रतीकी कोरो स्केमेटिक जिसे कहा जाता है, इससे हम खनिजों के वितरण को दिखाते हैं। कोरो स्केमेटिक में ही 3 तरह से हम शो कर सकते हैं। जैसे एक होता है जियोमेट्रिकल सिंबल होते हैं, इसी को ध्यान से सुनिएगा। एक होता है जियोमेट्रिकल सिंबल जिसमें हम जियोमेट्रिकल सिंबल यूज करते हैं, जैसे आप ट्रायंगल से दिखा सकते हैं, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से दिखा सकते हैं, फुल ट्रायंगल से जैसे पूरा ब्लैक है उससे शो कर सकते हैं, आप लाइन से शो कर सकते हैं, किसी चीज को दिखाना है। ये हो गया जियोमेट्रिकल सिंबल। दूसरा होता है पिक्टोरियल सिंबल, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। पिक्टोरियल सिंबल में जैसे कोई पिक्चर दिखाया, आपने पिक्चर बना दिया उसमें, जैसे आपको गेहूं दिखाना है तो उसके फूलों को प्रदर्शित कर दिया, चाय के बागान दिखाना है तो वहां पर पत्तियों को शो किया। इस प्रकार से पिक्टोरियल सिंबल होता है। फिर तीसरा जो होता है वो लिटरल सिंबल होता है, उसमें आप वर्ड को शो करते हैं। जैसे वीट का प्रोडक्शन दिखाना है तो आप W, आपको गोल्ड का दिखाना है तो G होगा। इसी तरह राइस का शो करना है तो R से शो करेंगे। इस प्रकार से इसमें 3 होते हैं, जियोमेट्रिकल होता है, एक पिक्टोरियल होता है, एक लिटरल होता है। ये खनिजों का वितरण कोरो स्केमेटिक प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मिश्रित पिरामिड है। विकल्प ए मानारेख, विकल्प बी एक विमीय आरेख, विकल्प सी है द्विविमीय आरेख और विकल्प डी है त्रिविमीय आरेख। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी एक विमीय आरेख। 1 डायमेंशनल है मिश्रित पिरामिड। मिक्स पिरामिड जो है ये 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल में देखिए आरेखों के प्रकार होते हैं। आरेख जो होते हैं 3 प्रकार में बांटे जाते हैं। एक होता है एक विमीय, दूसरा है द्विमीय 2 डायमेंशनल जिसे कहते हैं, और एक होता है 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आरेख। तो आपका 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल में मिश्रित पिरामिड आएगा। पिरामिड्स आते हैं, पिरामिड आरेख जिन्हें पिरामिड आरेख 1 डायमेंशनल होते हैं। इसके अलावा रेखा चित्र इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। दंड आरेख आएंगे, ये 1 डायमेंशनल होते हैं। बहुदंड चित्र और 2 डायमेंशनल में आता है आपका जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों को प्रदर्शित कर रहा है, क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। तो इसमें आता है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आएगा, कोजाइव वक्र आएगा और फिर आता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में आपका आएगा जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आपका आएगा गोलीय आरेख। गोलीय आरेख आएगा। बारंबारता बहुभुज है, बहुभुज आदि ये 3 डायमेंशनल आरेख में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित पिरामिड पूछ रहा है तो ये पिरामिड आरेख का ही एक प्रकार है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल होता है, मिश्रित होता है और अध्यारोपित होता है। उसी में यहाँ पर मिश्रित पूछ रहा है तो ये 1 डायमेंशनल आरेख है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कथनों को, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए।
पहला है, वॉरेनियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी यूनिवर्सली में उद्देश्यवादी विचारों को अग्रेषित किया। दूसरा है, रेडजल ने राज्य की जैविक अवधारणा को प्रतिपादित किया। तीसरा है, अल मसूदी ने वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया। कूट है केवल 1, 2, बी है केवल 1 एवं 3, सी है केवल 2 और 3 और डी है सभी 1, 2, 3। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी, केवल 2 और 3। देखिए यहाँ पर पहला जो है ये गलत है, क्योंकि वॉरेनियस की पुस्तक ज्योग्राफी यूनिवर्सल नहीं थी, जबकि इनकी जो पुस्तक थी वो ज्योग्राफी जनरलिस थी। ज्योग्राफी जनरलिस थी, ज्योग्राफी यूनिवर्सली उनकी पुस्तक नहीं थी। और रेडजल ने राज्य के जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ये सही है। अल मसूदी ने, ये अरब भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं, स्कैटर जो सेटलमेंट होता है वो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। विकल्प ए है मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, विकल्प बी नील नदी घाटी में, विकल्प सी है उत्तर पश्चिमी यूरोप में, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प ए, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में प्रकीर्ण बस्तियां या बिखरी हुई बस्तियां, स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होता है वो मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, ये डेजर्ट है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसके कारण मसली क्षेत्र होने के कारण वहां पर घर जो हैं वो दूर दूर बिखरे हुए हैं, आपस में सटे हुए नहीं हैं। जबकि नील नदी घाटी और उत्तर पश्चिम यूरोप जो है ये सघन बसे क्षेत्र हैं। सघन, या इनको हम पुंजित भी कह सकते हैं, क्लस्टर कहा जा सकता है इसको। ये सब क्या है, इनका एक ही अर्थ है, जहां पर घर जो ऐसा सेटलमेंट जिसमें घर आपस में सटे हुए होते हैं, पास पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासियों का कार्य है? विकल्प ए वानिकी एवं खनन, विकल्प बी दुग्ध व्यवसाय, विकल्प सी मछली पालन, विकल्प डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी, उपयुक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण अधिवासियों में प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होती है, प्राथमिक कार्य, प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं, जिसमें वानिकी, खनन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन ये सब शामिल हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? विकल्प ए रेखीय प्रतिरूप, विकल्प बी वृत्ताकार प्रतिरूप, विकल्प सी आयताकार प्रतिरूप, विकल्प डी नेबुला प्रतिरूप। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी आयताकार प्रतिरूप। जलोढ़ मैदान में आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है अधिवासियों का। और रेखीय प्रतिरूप कहाँ मिलता है? जैसे सड़क के किनारे है या फिर नहर के किनारे किनारे जो अधिवास जो घर बसे होते हैं उसे रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। वृत्ताकार प्रतिरूप जब किसी तालाब के किनारे अधिवास होते हैं, घर बसे होते हैं, उन्हें हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसी प्रकार से नेबुला प्रतिरूप जो होता है, नेबुला ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है नेबुला और एक होता है न्यूक्लिएटेड, नाभिकीय जिसे कहते हैं। नेबुला का अर्थ होता है, ये भी वृत्ताकार प्रतिरूप के ही समान होता है, जब किसी झील या तालाब के चारों तरफ घर बसे होते हैं तो इसे कहा जाता है नेबुला प्रतिरूप। और न्यूक्लिएटेड प्रतिरूप क्या होता है? जैसे मध्य में नाभिकीय, उसमें इस क्षेत्र पे कोई पूजा स्थल हो या फिर पंचायत भवन हो या फिर सरपंच का घर हो, जमींदार का घर हो, उसके चारों ओर जो घर बस जाते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लिएटेड, नाभिकीय, और ये है नेबुला प्रतिरूप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में नगर दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके कार्य का प्रकार दिया है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा रोम, तीसरा दुर्गापुर, चौथा है मंसूरी। यहाँ पर मिलान करना है। नई दिल्ली जो है आपका एक प्रशासनिक नगर है। रोम आपका कैसा है? ये सांस्कृतिक क्षेत्र है रोम, जहां पर रोमन संस्कृति का विकास हुआ था, रोमन संस्कृति का। दुर्गापुर कैसा है आपका? औद्योगिक क्षेत्र है। और मसूरी जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित नगर है।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है? विकल्प ए गामा किरणें, विकल्प बी है एक्स किरणें, विकल्प सी रेडियो तरंगे और विकल्प डी है पराबैंगनी किरणें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। जो इनका जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी लंबाई सर्वाधिक होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ये जो है इसमें इनकी लंबाई क्या है? अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। यहाँ पर सर्वाधिक लंबाई वाली तरंग दैर्घ्य, सर्वाधिक लंबी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों को पूछ रहा है, तो इसमें है रेडियो तरंगे। और जो गामा तरंग है इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, एक्स की उनसे ज्यादा होती है, लंबी होती है। फिर पराबैंगनी किरणों की उनसे अधिक होती है। और रेडियो वेव जो है इनका जो एक क्रम है वो जरूर आप याद कर लीजिए, दिमाग पर बैठा लीजिए। देखिए सबसे पहले होती है गामा, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। यदि पूछता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो गामा रेज की होती है, गामा किरणों की होती है सबसे कम। और फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, बढ़ती जाती है, एक्स रेज जो है उनकी होगी। फिर उसके बाद यूवी रेज, उनकी तरंग दैर्घ्य लंबी होगी। फिर उसके बाद आता है विजिबल, फिर उसके बाद उनकी तरंग दैर्घ्य उससे बड़ी होगी। फिर इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, फिर उसके बाद होती है लास्ट में रेडियो वेव्स। तो सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। और एक बात और, तरंग दैर्घ्य की लंबाई, जो तरंग दैर्घ्य की लंबाई जिसकी सबसे अधिक होगी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। इनमें उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे अधिक होगी। फ्रीक्वेंसी अधिक, तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य लंबी तो फ्रीक्वेंसी कम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कोटि आकार नियम के अनुसार यदि 5वीं कोटि के शहर की जनसंख्या 15 लाख हो तो सबसे बड़े शहर की जनसंख्या क्या होगी? विकल्प ए 30 लाख, विकल्प बी 20 लाख, विकल्प सी है 75 लाख, विकल्प डी 50 लाख। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी 75 लाख। कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल, ये किसने दिया था? चिप महोदय ने 1949 में। डीके जिप ने 1949 में रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किया था, इस नियम को दिया था इन्होंने बताया था जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बृहत्तम जनसंख्या वाला जो नगर होगा उसको इन्होंने रैंक में बांटा था, कोटियों में बांटा था। तो उसको इन्होंने वन रैंक दी, जो बृहत्तम जनसंख्या वाला नगर था उसको वन रैंक दी। यदि आपको बृहत्तम जनसंख्या वाले नगर जो है उसकी जनसंख्या आपको पता है और उसके बाद आपको किसी भी रैंक का, जैसे दूसरी कोटि का या तीसरी कोटि या चौथी कोटि के नगरों की जनसंख्या के बारे में पूछता है तो कैसे निकालेंगे आप? बृहत्तम जनसंख्या लिखेंगे, बृहत्तम नगर की जो जनसंख्या है उसको लिखेंगे आप। जैसे यहाँ पर 15 लाख है, 15 लाख है और आपके उससे पूछ रहा है आपकी कितना, जो दूसरा होगा दूसरी कोटि का नगर उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो आप इसको निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, 7.5 लाख हो जाएगा। और तीसरी कोटि का पूछता है तो फिर इसी प्रकार से इसका 1/3 कर दिया जाता है, जैसे 15 लाख बाई 3। फिर चौथी कोटि का पूछेगा तो यहाँ पर हम इसमें चौथी कोटि के नगर को रखेंगे। समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से बृहत्तम नगर की अगर जनसंख्या दी हुई है और उसके बाद दूसरी कोटि के नगरों को की जनसंख्या को पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? उसी में बाई 1 बाई 2, 1 नहीं, 1 का तो दिया ही है, 2 का पूछेगा बाई 2, तीसरे का पूछेगा बाई 3, चौथे कोटि का पूछता है अगर जनसंख्या चौथे कोटि के नगर की तो उसमें बाई 4 करते जाएंगे।
ठीक है, ये तो समझ में आ गया, डिवाइड करना है अगर बृहत्तम की दिया है। लेकिन यहाँ प्रश्न में समझिए, यहाँ 5वीं कोटि के शहर की जनसंख्या दी है। ये कौन से कोटि की है? 5th रैंक वाले नगर की जनसंख्या दी हुई है, और पूछ कौन सा रहा है? रैंक 1 की पूछ रहा है आपको। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। 15 लाख है, इंटू 5 कर दिया तो 75 लाख आ गया, 75 लाख इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से जनसांख्यिकीय संक्रमण कौन सी अवस्था, जनसांख्यिकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास को की अवस्था को दर्शाती है? विकल्प ए है उच्च स्थिर अवस्था, विकल्प बी है प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, विकल्प सी है देर से बढ़ती हुई अवस्था, और विकल्प डी है निम्न स्थिर अवस्था। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए उच्च स्थिर अवस्था होगी। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन और नोटेस्टीन। नोटेस्टीन महोदय ने दिया था। थॉमसन ने इसे 1929 में दिया था और नोटेस्टीन ने इसे 1945 में। ईयर वाइज जरूर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। थॉमसन और नोटेस्टीन ने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को दिया था। इसमें इन्होंने यहाँ पर बोला है अल्प विकास की अवस्था कौन सी है, तो ये होगी उच्च स्थिर अवस्था, जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कैसे हैं? उच्च उच्च स्थिर अवस्था में है। अवस्था में है, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च अवस्था होती है, इनकी उच्च अवस्था होती है। मतलब यहाँ पर जन्म दर भी बढ़ रहा है और मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। ये कैसी अवस्था है? ये अल्प विकास की अवस्था होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला है गुरुत्व मॉडल जे.क्यू. स्टीवर्ट, ये इधर मॉडल दिया है, ये उनके प्रतिपादक है। दूसरा है न्यूनतम सिद्धांत प्रयास, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत होता है, लीस्ट एफर्ट थ्योरी, जी.के. जेफ। और तीसरा है अंतरालयी मॉडल अवसर, जिसे इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल कहा जाता है। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, ये एस.ए. स्टोफर। यहाँ पर बताना है आपको कूट में। विकल्प 1 है केवल 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी है 1 और 3, और विकल्प डी है 1 2 3 तीनों। यहाँ पर सही आंसर है बी, केवल दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। लीस्ट एफर्ट मॉडल जो था, थ्योरी जो थी, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, वो जिप ने दिया था, जी.के. जिप ने। और इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, अंतरालयी मॉडल, अवसर मॉडल जो है ये स्टोफर ने दिया था, ये भी सही है, दोनों सही है। और गुरुत्व मॉडल जो है ये इन्होंने नहीं दिया था, ये रॉयली ने दिया था, या रैली, किसी बुक में आपको रैली दिखा मिलेगा, और रॉयली या रैली दोनों एक ही है। इन्होंने गुरुत्व मॉडल को प्रतिपादित किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जनसंख्या की उम्र बढ़ना परिणाम है? विकल्प ए घटती मृत्यु दर का, विकल्प बी घटती जन्म दर का, विकल्प सी दोनों ए और बी, विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी दोनों, ए और बी दोनों। देख लेते हैं कैसे। घटती मृत्यु दर मतलब मृत्यु दर भी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि वो जो भी ये क्षेत्र होगा, ये देश होगा, वो कैसा होगा? विकसित होगा, जहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी, चिकित्सीय सुविधाएं होंगी, तो वहां पर मृत्यु दर जो है वो घट रही है। और घटती जन्म दर, घटती जन्म दर भी कहाँ होगा? जहाँ पर लिटरेसी अधिक होगी, साक्षरता अधिक होगी, लोग अवेयर होंगे, तो वहां पर जन्म दर भी कम हो रही है। तो वहां पर क्या होगा? उम्र का बढ़ना, वहां की पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन पाई जाएगी, वहां पर कम उम्र के बच्चे जो होंगे वो कम पाए जाएंगे। वहां पर वृद्ध की जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। कहने का तात्पर्य है आप जनसंख्या की उम्र बढ़ना किससे संबंधित है? घटती मृत्यु दर से और घटती जन्म दर से। इस प्रकार से दोनों जो है सही होंगे, ए और बी।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दूर संवेदन के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? विकल्प ए है भू स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सही है। विकल्प बी है सन सिंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण है, यह भी सही है। विकल्प सी है एक्स किरणें प्रमुखतया दूर संवेदन में प्रयुक्त होती हैं। विकल्प डी है इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया, यह भी सही है। जो यहाँ पूछ रहा है सत्य नहीं है वो विकल्प सी है, ये जो है गलत है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग में एक्स किरणें नहीं यूज होती हैं बल्कि इंफ्रारेड होती हैं। इंफ्रारेड का यूज करता है दूर संवेदन में यूज किया जाता है, ना कि एक्स किरणों का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूर संवेदन में रिमोट सेंसिंग में एक्स और वाई दोनों का, वाई नहीं गामा, गामा और एक्स दोनों किरणों का ही कोई भी यूज नहीं होता है रिमोट सेंसिंग में, गामा और एक्स दोनों का नहीं, इंफ्रारेड का यूज होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जाता है कहलाती है। विकल्प ए है मिश्रित कृषि, विकल्प बी विस्तृत कृषि, विकल्प सी है उद्यान कृषि, विकल्प डी गहन कृषि। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी विस्तृत कृषि। ये मुख्य रूप से विकसित देशों में की जाती है जहां पर जनसंख्या कम है और क्षेत्र अधिक है। क्षेत्र क्या है? अधिक है, और जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या का जो दबाव है वो कम होता है, वहां पर विस्तृत कृषि की जाती है और यांत्रिक विधियों से की जाती है। मिश्रित कृषि में क्या होता है? फसलों की कृषि प्लस पशुपालन दोनों को साथ में किया जाता है। उद्यान कृषि बागानी कृषि जिसमें किसी एक फसल का बागाती कृषि की जाती है, जैसे चाय है, कहवा है, ये सब बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। गहन कृषि क्या होती है? विस्तृत कृषि का उल्टा। ये मुख्य रूप से विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है और क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वहां पर गहन कृषि की जाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां का तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा जो होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक हो? विकल्प ए रबर चावल जूट, विकल्प बी है जौ जूट चाय, विकल्प सी है चावल गेहूं मक्का, विकल्प डी है चाय कॉफी मक्का। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प ए रबर चावल जूट। ये तीनों ही फसलें ऐसी हैं जहां पर जिनके लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा अधिक होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। जहां पर वर्षा अधिक होगी उन्हीं क्षेत्रों में इनको बोया जा सकता है, इन फसलों के समूह को, रबड़ है, चावल है और जूट, तीनों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या है? निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? विकल्प ए है चेन्ना, विकल्प बी फेजेंडा, विकल्प सी मिल्पा, विकल्प डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी फेजेंडा। इजी है। फेजेंडा ब्राजील के कहवा बागानों को कहा जाता है। ब्राजील में कहवा बागान को फेजेंडा के नाम से जानते हैं, और आप कमेंट करके बताएंगे चेन्ना और मिल्पा ये दोनों ही स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं और ये किन देश में चेन्ना और मिल्पा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है सन्नगर, विकल्प बी मेगालोपोलिस, विकल्प सी कोटी आकार नियम, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो विकल्प बी सही है। मेगालोपोलिस जो है मार्क जेफरसन ने नहीं दिया था, मेगालोपोलिस जीन गॉटमैन ने दिया था। मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया था, जबकि मार्क जेफरसन जो थे ये प्राइमेट सिटी या प्राथमिक नगर का प्रयोग किया था इन्होंने, प्राइमेट सिटी का। जबकि सन्नगर जो है पेट्रिगिडीज सही है, और
कोठी आकार नियम जी.के. जेप महोदय ने 1949 में प्रतिपादित किया था, यह भी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अभिकरण ए संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुप्रयोग है। विकल्प कारण है संरक्षण संसाधन की मनुष्य के लिए संरक्षण संसाधन का मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। विकल्प ए है ए सही आर गलत, विकल्प बी है ए गलत आर सही, विकल्प सी है ए आर दोनों सही आर ए की सही व्याख्या, विकल्प डी है ए और आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो विकल्प बी, मेरे हिसाब से विकल्प बी होना चाहिए। आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा कि ए गलत है और आर सही है, क्योंकि जो कंजर्वेशन का अर्थ ये नहीं होता है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और अनुप्रयोग, उसका प्रयोग कम कर दिया जाए, ये नहीं होता है। जहाँ तक ये होता है कि संरक्षण का अर्थ होता है कि हमें संसाधनों का दोहन जो है उचित ढंग से उचित तरीके से करना चाहिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे, उसका प्रयोग भी हम कर ले और उसका सस्टेनेबल तरीके से सतत रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका विदोहन ना करें, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। और यहाँ जो दूसरा बोल रहा है आपका कारण कि लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, ये सही है। संरक्षण जो है यदि उसका उचित तरीके से दोहन किया जाए संसाधनों का, तो वो लंबी समय अवधि तक हमारी आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग विकल्प ए गलत है और आर जो है वो सही है। एक बार आप जरूर इसे चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दिया है और सूची 2 में सिद्धांत दिए हुए हैं। वेबर विकल्प 1 है वेबर, विकल्प 2 स्मिथ, विकल्प 3 है होडलिंग, विकल्प 4 है हूवर। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था, स्मिथ महोदय ने अधिकतम लाभ का सिद्धांत दिया, होडलिंग ने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत और हूवर महोदय ने न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत दिया था। वेबर ने न्यूनतम परिवहन, स्मिथ ने अधिकतम लाभ, होडलिंग बाजार प्रतिस्पर्धा, हूवर न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है। यहाँ पर अवरोही क्रम है विकल्प 1 सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएसए, विकल्प बी है सऊदी अरब, यूएसए, ईरान, विकल्प सी है यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान और विकल्प डी है सऊदी अरब, यूएसए, रूस, ईरान। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी। नहीं, विकल्प बी नहीं सही है। यहाँ पर जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय के अकॉर्डिंग विकल्प डी सही था, लेकिन यहाँ पर हम करंट डाटा जो देखेंगे इनका पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम पूछ रहा है ना, अवरोही क्रम में तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो है यूएसए पेट्रोलियम उत्पादक में। इसके बाद द्वितीय स्थान पर आपका आता है सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर है रूस और चौथे नंबर पर है कनाडा। ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में आप पूछ रहा है तो अवरोही क्रम में पहले में यूएसए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर रूस और चौथे नंबर पर कनाडा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है। विकल्प ए दक्षिण अफ्रीका, विकल्प बी मैक्सिको, विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी मैक्सिको सही है। मैक्सिको जो है विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित परिवहनों के प्रकारों में किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है। विकल्प ए सड़क परिवहन, विकल्प बी रेल परिवहन, विकल्प सी जल परिवहन, विकल्प डी वायु परिवहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए होगा सड़क परिवहन। टर्मिनल लागत पहले जान लेते हैं क्या होता है। किसी माल को लोडिंग करना, ओरिजिन एरिया जो है वहां से माल को लोड करना
और जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन जो है वहाँ पर उसको अनलोड करना। इसके बीच में ही जो लागत आती है, माल को लोड करने और अनलोड करने में जो लागत आती है उसी को हम टर्मिनल लागत कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लोडिंग, ट्रांसशिपमेंट, अनलोडिंग। ये जो प्रक्रिया है ट्रांसशिपमेंट, बीच में ये लोडिंग, ट्रांसशिपमेंट और अनलोडिंग करने में जो भी लागत आती है वो न्यूनतम किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में होगी, यहाँ पर पूछा गया है। तो सड़क परिवहन, सड़क परिवहन में टर्मिनल लागत सबसे कम आती है, सबसे न्यूनतम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है? विकल्प ए ईरान, कुवैत, यूएसए, लीबिया। विकल्प बी यूएई, अल्जीरिया, लीबिया, इराक। विकल्प सी है कतर, इंडोनेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प डी है ईरान, इराक, कतर, मिस्र। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी यूएई, अल्जीरिया, लीबिया, इराक। ये ओपेक के सदस्य हैं। वर्तमान में 13 देश ओपेक के सदस्य हैं और ओपेक जो है इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में है। 13 देश जो इसके सदस्य देश हैं उन्हें एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। यूएई, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कतर, सॉरी कतर नहीं है, कतर ने छोड़ दी है इसकी सदस्यता। कतर नहीं है, कुवैत है, ईरान है और इनमें से कोई, इनके अलावा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ पर। अभी यहाँ पर इसके अलावा अल्जीरिया है, अल्जीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन और कांगो गणराज्य, कांगो, नाइजीरिया, नाइजीरिया। अब जहाँ तक हो गए हैं 6 वो थे, 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 देश जो हैं ओपेक के सदस्य देश हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसमें मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकल्प ए है ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज। विकल्प बी है द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। विकल्प सी है नेशंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। विकल्प डी है डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटीज। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री में ही मैकिंडर महोदय ये एक ब्रिटिश भूगोलवेता थे, ब्रिटिश भूगोलवेता थे जिन्होंने हर्ट लेंथ थ्योरी प्रतिपादित की थी अपनी द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक थी, इसी में ये इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये पुस्तक इन्होंने 1904 में प्रतिपादित की थी, 1904 में। और इन्हीं की पुस्तक है ये डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटीज, ये इन्होंने 1919 में प्रकाशित की थी। और इसके अलावा इनकी एक प्रमुख पुस्तक और है द राउंड वर्ड मीनिंग। यहाँ पर पुस्तक इसलिए बता रहे हैं उनका ईयर, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में, किसी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। मैकेंडर की सारी पुस्तक दी हुई थी और उनको ईयर वाइज ऑर्डर में लगाना था। तो इनकी एक पुस्तक और है द राउंड वर्ड एंड द विनिंग एंड द विनिंग ऑफ द पीस। विनिंग ऑफ द पीस, ये भी इनकी पुस्तक है। इसको इन्होंने 1943 में दी थी, 1943 में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? विकल्प ए महिला साक्षरता, विकल्प बी अपराध, विकल्प सी घरेलू परिसंपत्तियां और विकल्प डी
शिशु मृत्यु दर। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी अपराध। अपराध जो है ये सोशल वेलफेयर या सोसाइटी वेलफेयर में, सामाजिक कल्याण में नहीं आता है, जबकि महिला साक्षरता, घरेलू परिसंपत्तियां, शिशु मृत्यु दर ये सामाजिक कल्याण के सूचक माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? विकल्प ए स्पेनिश, विकल्प बी अरबी, विकल्प डी सी है अंग्रेजी, विकल्प बी है मैंडरिन। इस प्रश्न का राइट आंसर, उस समय जब क्वेश्चन पूछा था तब विकल्प डी था, लेकिन अब वर्तमान में देखेंगे तो सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली जो है वो अब अंग्रेजी भाषा है। इसके बाद है मंदारिन या मैंड्रिन जो लिखा है यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर हिंदी है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, तीसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना? विकल्प ए है कुवियर, विकल्प बी हैडन, विकल्प सी टोपिनट, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है कुवियर। कुवियर महोदय जो थे उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक या एक आधार के रूप में इन्होंने माना था। कमेंट करके आप बताएंगे हैडन और टोपिनाट इन्होंने अपने प्रजाति वर्गीकरण में किसको आधार माना था? किसको आधार माना है? हैडन और टोपिनाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किसे मिलता है क्या, कहां और कैसे? यह आधारभूत बिंदु है। विकल्प ए मानवतावादी भूगोल का, विकल्प बी कल्याणकारी भूगोल का, विकल्प सी है प्रादेशिक भूगोल का और विकल्प डी है क्रमबद्ध भूगोल का। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प बी कल्याणकारी भूगोल, वेलफेयर ज्योग्राफी। 1970 के दशक में ये अवधारणा आई थी, 1970 के दशक में, और इनके जो प्रतिपादक थे वो स्मिथ महोदय थे। अमेरिकी भूगोलवेत्ता है वो, अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्मिथ। उन्होंने डीएम स्मिथ इन्होंने कल्याणकारी भूगोल का प्रतिपादन किया था। और ये जो अवधारणा है ये मूलतः किस पर काम करती है? मुख्य रूप से सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, इसका मतलब सभी जन जो हो, सभी लोग सुखी हो, सभी जनों का हित हो। इस अवधारणा में क्या रखा गया था? क्या इसकी अवधारणा थी? मुख्य अवधारणा किस पर आधारित था कि किसी प्रदेश का कोई जनसमूह है, यदि उसका हमें विकास करना है तो उसके आसपास के, चाहे मानव हो चाहे पर्यावरण हो, मानव हो या फिर पर्यावरण हो, इनको बिना कोई क्षति पहुंचाए उस प्रदेश के मानव का विकास करना ही क्या है? हमारा कल्याणकारी भूगोल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में क्षेत्र दिए हुए हैं। पहला है आपका एस्किमो, दूसरा है लैप्स होता है, और विकल्प सी है मसाई, विकल्प 4 है पिग्मी। तो एस्किमो जो है ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा और ग्रीनलैंड में, कनाडा और ग्रीनलैंड में। लैप्स जो है ये स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मसाई पूर्वी अफ्रीका, और पिग्मी जो है ये कांगो बेसिन की प्रमुख जनजातियां हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? विकल्प ए मसाई जनजाति, विकल्प बी है एस्किमो जनजाति, विकल्प सी बुशमैन जनजाति, विकल्प डी पिग्मी जनजाति। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प ए मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, जो पशुचारण से संबंधित है। इसके अतिरिक्त मसाई के अतिरिक्त मध्य एशिया के कजाक और किर्गिज जनजाति जो है ये भी पशुचारण से संबंधित है। और पश्चिम अफ्रीका के भी है, पश्चिम अफ्रीका के कुर्द और कुर्द जनजाति, और बद्दू, अरब के बद्दू जनजाति, ये कहाँ की है? अरब की है। अरब की बद्दू जनजाति जो है ये भी पशुचारण से संबंधित है। जबकि
एस्किमो, बुशमैन और पिग्मी, ये तीनों ही आखेटक जनजातियां हैं, आखेटक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकिरण डिस्पर्शन की सापेक्ष माप है, रिलेटिव मेजर। विकल्प ए है माध्य विचलन, विकल्प बी चतुर्थक विचलन, विकल्प सी है विचलन गुणांक, विकल्प डी है मानक विचलन। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प सी विचरण गुणांक। देखिए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन की ये विधियां, ये जो मानक विचलन, विचरण गुणांक, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, ये सभी अपकिरण की विधियां हैं, मापने की, उसको अपकिरण को मापने की विधियां हैं। लेकिन जो यहाँ पर पूछा है सापेक्ष माप, रिलेटिव मेजर जो है वो विचरण गुणांक है। विचरण गुणांक क्या होता है, जब मानक विचलन की सापेक्ष माप को मानक विचलन गुणांक कहते हैं। मानक विचलन की सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है, मानक विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक कहते हैं। जब इसी सापेक्ष माप को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो उसे विचरण गुणांक कहा जाता है, विचरण गुणांक कहा जाता है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी विचरण गुणांक। 69 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। विकल्प ए सांस्कृतिक परिमंडल, विकल्प बी सांस्कृतिक प्रदेश, विकल्प सी सांस्कृतिक विश्व, विकल्प डी है सांस्कृतिक अर्थ। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प डी सांस्कृतिक अर्थ। ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र में बांटे गए हैं, परिमंडल, प्रदेश, विश्व और अर्थ, इसमें क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से सबसे छोटा है जो कल्चरल अर्थ को माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया एवं सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया। विकल्प ए है निग्रिटो, विकल्प बी प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, विकल्प सी है भूमध्य सागरी, विकल्प डी है नॉर्डिक। यहाँ पर विकल्प सी जो है सही है। भूमध्य सागरी जो प्रजाति थी, इन्होंने कांस्य संस्कृति का विकास किया और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता को भी विकसित किया था भूमध्य सागरी जनजाति ने। सो गाइस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और एग्जाम से पहले यदि अपनी प्रिपरेशन को 1 स्टेप अप करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर की वीडियो को जरूर से देखें, इन्हें मिस ना करें। मिलते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।